Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमने ऑलरेडी दो चीज़ें सीख ली है और उनका कॉम्बिनेशन भी। एक रेवेन्यू स्टेटमेंट सीख लिया है, एक बैलेंस शीट सीख लिया है, और फाइनल अकाउंट्स के स्टाइल में उसे कैसे सॉल्व करना है। आज ये जो एनालिसिस है ना, वो हम कैसे करते हैं और उसमें से ये इंटरप्रिटेशन का काम क्या होता है। इस टॉपिक के अंदर तीन सब टॉपिक है, सब छोटे छोटे। ओके, एक है कॉमन साइज, एक है कंपैरेटिव और एक है ट्रेंड। मैं तीनों सॉल्व करूंगा बट नॉट टुगेदर। आज हम कॉमन साइज का डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं लगेगा पीछे क्या है मेरे। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसके बाद और है। क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लॉयल लिमिटेड प्रिपेयर अ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, चर्चा मत, राइट नाउ टेंशन मत लो। सो कॉमन साइज मतलब हमको क्या करना है? अरे बाबा, उसके बारे में कोई बवाल नहीं है। नॉर्मल ये रेवेन्यू स्टेटमेंट है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें ना ऊपर कहा है एंड गिव योर कमेंट्स ऑन देम। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं मेरा कमेंट दे दूंगा। राइट नाउ तो हम कैलकुलेशन के हिस्से पे ध्यान देंगे। ओके, हाँ, क्या हमको मार्किंग करना है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो COGS में आता है। जी हाँ, परचेसेस, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, वो सब COGS में आता है। ये क्लोजिंग स्टॉक भी COGS में आता है। सेल्स तो सेल्स होता है, उसमें कोई मार्किंग नहीं है। मतलब मैं नॉर्मल वर्टिकल स्टेटमेंट का मार्किंग करा रहा हूँ, और ये तो बहुत अच्छे तरीके से लेफ्ट एंड राइट में दिया है। इसके बाद क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ऑफिस का खर्चा है। सेलिंग, वो सेलिंग का खर्चा है। डेप्रीसिएशन, कुछ नहीं कहा तो ऑफिस में डाल दो, कुछ नहीं कहा तो ऑफिस में डाल दो। बोला प्लांट तो फिर COGS में डालो, डिलीवरी वैन तो सेलिंग में डालो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये पेड है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस में आएगा। ओके, उसके बाद ये जो डिविडेंड है ना, ये NOI कैसे है? देखिए, ये क्रेडिट का डिविडेंड है, डेबिट का नहीं। डेबिट का होता तो मैं आपको बोलता अप्रोप्रिएशन। डिविडेंड रिसीव्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रेडिट का है, डेबिट का नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड एक इनकम होता है। अच्छा, तो आगे क्या सोचना है कि आपने कहाँ पे तो इन्वेस्ट किया,
तब जाके आपको डिविडेंड मिला। बट वो इन्वेस्ट करना, आप कोई बैंक नहीं हो कि आप मतलब आप कोई LIC कंपनी नहीं हो तो इन्वेस्ट करना आपका मेन काम है, इसके लिए नॉन ऑपरेटिंग है। प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, ये अप्रोप्रिएशन है। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये NPBT के बाद आएगा। ओके, उसके बाद ये जो सरप्लस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इनका क्या, नेट प्रॉफिट। इसी बैलेंस ब्रॉट डाउन पिछले साल का प्रॉफिट है, इसके लिए ब्रॉट डाउन बोला है, पिछले साल का प्रॉफिट। ये जो लास्ट की 3 लाइन है ना, उसको स्पेसिफिकली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ऊपर का 5 लाइन ट्रेडिंग, बीच का P&L और लास्ट का अप्रोप्रिएशन। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है तो हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग, और ये नेट प्रॉफिट करंट ईयर का। और ये जो सरप्लस टू बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग है जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हमको नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सॉल्व करके दिया है। अगर हम सॉल्व करते हैं, हम ढूंढते हैं, तो हम बैलेंस शीट में ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगे। वो तब करेंगे अगर मेरे पीछे ट्रायल बैलेंस होता, बट ये तो अकाउंट ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सारा तामझाम है। ओके, ये हुआ रेवेन्यू स्टेटमेंट, बट दिस इज नॉट द एंटायर क्वेश्चन। द क्वेश्चन कंटिन्यूस एंड ऑन द नेक्स्ट पार्ट, which is the continuation, you have a balance sheet. This balance sheet is in a horizontal style, but इसको भी आपको vertical करना है। I repeat, right now common size क्या है मैंने बताया नहीं है, मैं सिर्फ आपको जो पिछले 10 लेक्चर से पढ़ाया ना, मार्किंग किया, वही करा रहा हूँ। अच्छा, आगे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल में जाएगा। प्रेफरेंस भी, जनरल रिजर्व, P&L, ये दोनों रिजर्व एंड सरप्लस है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है ना, तो QCL, बिल पेएबल भी QCL, ओवरड्राफ्ट आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हो, NQCL, क्रेडिटर क्विक। गुडविल इंटेंजिबल है और बाकी 3 प्लांट, लैंड, फर्नीचर, टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल। स्टॉक नॉन क्विक है, नॉन क्विक। बिल रिसीवेबल, डेटर बैंक, ये क्विक। तो अगेन दिस इज अ पास्ट बोर्ड प्रॉब्लम, देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। द फर्स्ट इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट, तो पहले मैं रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लेता हूँ। सेकेंड इज द बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट भी बना लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आधे लेक्चर के बाद बताऊंगा कि सर ये कॉमन साइज क्या है और वो सॉल्व किस तरह करें। राइट नाउ मैं एटलीस्ट आपको फॉर्मेट बता सकता हूँ, बहुत सिंपल है। एक कॉलम अमाउंट, दूसरा परसेंटेज, एक एक्स्ट्रा कॉलम परसेंटेज का, तो वो कॉमन साइज ना परसेंटेज का कुछ ना कुछ चक्कर है। बाकी ऊपर इन द बुक्स ऑफ लिख लो कॉमन साइज वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, ये मे बी 1 पेज के लिए जाएगा, और बैलेंस शीट जो इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे वो करीबन 2 पेज के लिए जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ कॉमन साइज वर्टिकल बैलेंस शीट। सो पहले रेवेन्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद में बैलेंस शीट। ओके, सबसे पहले रेवेन्यू में क्या था, परसेंटेज का टेंशन मत लो, वो हम लोग पहले वर्टिकल तो कर ले, बाद में कॉमन साइज। तो हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं 20 लाख, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं है, इसको हम कहेंगे नेट सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे बोलना कि वो 20 लाख नेट सेल्स है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, वेजेस आएगा, आई थिंक ये सारी चीज़ें थी। ओके, और बाद में फैक्ट्री ओवरहेड, ये सब क्वेश्चन में था। क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस करोगे, आपको आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 15 लाख। आप सेल से माइनस करो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा विच इज 5 लाख। आई रिपीट, ये नॉर्मल वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट है, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टार्ट होगा, उसमें ऑफिस का पहले आएगा। ओके, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आया और एक डेप्रीसिएशन था, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं था, टोटल आ गया। फिर सेलिंग का खर्चा डायरेक्टली दिया था उन लोगों ने, वो हमने लिख लिया। ए एंड बी क्योंकि फाइनेंस नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। सर चलेगा ऐसे? क्यों नहीं चलेगा, अगर कोई कैटेगरी मिसिंग है आप स्किप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसको आप ऐड करने से आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाता है A+B। हाँ, इसको ग्रॉस प्रॉफिट से आप माइनस कर लो, आपको OPBI आएगा, OPBI, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है ये सम में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मुझे लगता है, ओके, तो वो वाला आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इंटरेस्ट का खर्चा माइनस किया मैंने, आपको आएगा OPAI। इसके बाद में नॉर्मली आपको आना चाहिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस ये प्रॉब्लम में नहीं था तो मैं नहीं लिख रहा, इनकम था डिविडेंड रिसीट, तो वो मैंने लिख दिया, ऐड कर लिया। अभी आता है NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप टैक्स माइनस कर लो, जो भी ये प्रॉब्लम में था, एवरीथिंग दैट आई एम मेंशनिंग। सर कहाँ से, ये कोई आसमान से टपक रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पेज नंबर लेक्चर के टाइटल में दिया है। टेक्स्ट बुक सामने रखो प्लीज़, सामने रखो, ओके, तो आपको पता चले कि मैं क्या चीज़ कहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, देयर इज़ प्रोविजन फॉर टैक्स, वो मैं माइनस कर देता हूँ ताकि आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल सके। इसके बाद लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होता है, जो होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे वर्डिंग्स में उन्होंने हमको दिया था यहाँ पे, नेट प्रॉफिट ब्रॉट, सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग 2 लाख रुपया, रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग 2 लाख रुपया। ओके, इसको आप ऐड कर लो तो आपको टोटल प्रॉफिट आएगा। ओके, चलो वो आ गया। इसमें से आप डिविडेंड, जो एक है प्रेफरेंस डिविडेंड, नॉर्मली कभी इंटरिम डिविडेंड होता है, कभी इक्विटी डिविडेंड हो सकता है, इसमें है प्रेफरेंस डिविडेंड, वो आप माइनस कर लो, माइनस कर लो, आपको आएगा प्रॉफिट एंड लॉस या रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस विच इज 4 lakh. This much quite quickly is your vertical revenue statement. Common size नहीं बोला। Right now I will switch over to the balance sheet और मैं पूरा बैलेंस शीट सॉल्व करूंगा। मतलब till now I didn't mention common size, I did but I didn't tell you the meaning. बट मैं जो पिछले 10 लेक्चर में काम किया ना वही रिपीट कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में पहले आपको शेयर कैपिटल जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस था वो आप ऐड करो, आपको टोटल आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, वो आप ऐड करो, आपको रिजर्व आ जाएगा। आई डोंट थिंक मिसलिनियस एक्सपेंसेस था, तो इतना अगर आप ऐड करो आपको शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा जो 20 लाख रुपीज़ है, 20 लाख रुपीज़। इन द प्रॉब्लम डिबेंचर, लोन, मतलब बोरोड फंड मिसिंग है। अच्छा यार, तो डैश ब्लैंक रख लेते। तो टोटल फंड रेज जो होता है ना 1+2, रोमन नंबर 1 प्लस रोमन नंबर 2, वो 20 लैक्स है। ओके, देन कम्स एप्लीकेशन कि अभी तुमने ये पैसा कहाँ पे खर्चा किया। पहले तो टेंजिबल आता है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी वैन। वी डिड नॉट हैव एनी एडजस्टमेंट्स, नहीं था, तो डोंट वरी, एडजस्टमेंट्स हमको नहीं करने, बस ये लिस्ट लिख देना है। प्लांट आया, वैल्यू लिखा, लैंड आया, वैल्यू लिखा, फर्नीचर आया, वैल्यू लिखा। ये आपको टोटल टेंजिबल देगा। इनटेंजिबल अगर है तो लिख लेना, नहीं है तो मत लिखना। गुडविल वॉज गिवन, तो वो इंटेंजिबल के लिस्ट में। तो अभी ये A+B जो होगा वो रहेगा आपका फिक्स्ड एसेट्स 19 लैक्स। आफ्टर फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, बट देन मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन में मैंने नहीं पढ़ा इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बॉन्ड लास्ट टाइम था, कभी कभी इन्वेस्टमेंट खुद बोल देते हैं, वो तो नहीं है ऊपर। ओके, अभी हमको वर्किंग कैपिटल की ओर जाना है। ओके, चलो वो कोशिश कर लेते हैं टू गो टू वर्किंग कैपिटल। उसमें करंट एसेट आपको लिखना है। चलो, सबसे करंट एसेट, पहले करंट एसेट में क्या आएगा, आपको क्वेश्चन में नज़र आएगा बिल रिसीवेबल 80,000, डेटर बैंक, ये आपको देगा क्विक करंट एसेट, क्विक करंट एसेट। इसमें स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक तो नॉर्मली रहता ही रहता है, आप ऐड कर लेना। टोटल करंट एसेट, देन कम्स करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर, बिल पेएबल,
प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, ये सब। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक रहता है, तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अप डाउन होगा तो चलेगा। बिल पेएबल एंड क्रेडिटर, टोटल इज क्विक करंट लाइबिलिटी, ओके। ये इंपॉर्टेंट है दैट यू नो कि देयर इज अ क्विक एंड देयर इज अ नॉन क्विक, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज नॉन क्विक ऐड किया, सो यू हैव वन अमाउंट ऑफ 10 लाख विच इज टोटल करंट एसेट एंड 9 लाख विच इज टोटल करंट लाइबिलिटी। ये माइनस करूंगा तो मुझे वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, वेरी सिंपल, 1 लाख। नाउ on the previous page I had fixed asset Roman number 1, investment तो नहीं थे तो रहने दीजिए, and to that this is 19 lakhs, और next page पे 1 lakh, तो total करेगा 1 + 2 + 3 आपको total funds employed आ जाएगा which is 20 lakhs, जो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आपको मैच करना है विद द टोटल फंड रेस्ड, जो यहाँ पर भी 20 लाख है, ओके। पर आप अगर देखो टिल नाउ कितना 15 मिनट्स, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व किया मैंने, ओके। मैंने सिर्फ वर्टिकल सॉल्व किया। सो नया क्या किया, अभी टाइम है नया सॉल्व करने का। नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू कि ये कॉमन साइज है क्या। देखिए, आपका 2 मिनट लूँगा मैं, कि जब अगर मैं एक टीचर हूँ और मुझे एकेडमिकली 2 बच्चों का रिज़ल्ट कंपेयर करना है, तो एक बच्चा बोलेगा सर मैंने CBSE से पढ़ाई की, एक बोलेगा सर मैंने SSC से पढ़ाई की है, ओके, नो प्रॉब्लम। एक बोलेगा सर मुझे मैथ्स में लेट्स से क्या कहते हैं, सॉरी CBSE वाला बच्चा बोलेगा सर मुझे ना 500 मार्क्स मिले, तो SSC वाला बोलेगा सर मुझे 550 मार्क्स मिले, तो मैं बोलेगा 550 इज़ बेटर। बट देन बाद में मुझे मालूम पड़ेगा अरे CBSE वाले का टोटल जो होता है ना वो अलग है और SSC वाले का टोटल अलग है, तो मैं बोलूँ मैं ये 5 और 500 कैसे कंपेयर करूँ, क्योंकि उनका आउट ऑफ, एक बोलेगा सर मेरा तो टोटल था 700, एक बोलेगा सर मेरा टोटल था 650, मैं बोलेगा ये कंपेयर कैसे करूँ, कन्फ्यूजन है, बिकॉज वन पर्सन इज आउट ऑफ 700, द अदर पर्सन इज आउट ऑफ 650। आई कैन नॉट जज द 2 स्टूडेंट्स, किसी को 500 किसी को 550, हु इज द गुड हु इज द बैड, क्या करूँ, पंगा क्या है, आउट ऑफ का पंगा है। अच्छा, मतलब अरे दोनों का अगर 600 होता तो कुछ मजा आ जाता, दोनों का 700 तो भी मजा आ जाता, बट ये अलग अलग है। यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उन लोगों को ये जो नंबर्स दिए हैं 20 lakhs, 4 lakhs, 12 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, इतने सारे नंबर्स जो ऊपर से लेके नीचे तक अराउंड 20-25 नंबर्स, ये उनको क्या कहते हैं, वो हजम नहीं कर पाते हैं, ओके। ये तो थोड़े डिसेंट नंबर है, 2.5 लाख 2 लाख, ओके। कभी कभी वो डेसिमल्स में जाता है तो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द ओनर्स ऑफ द कंपनीज, व्हेन दे एड्रेस द शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स दे एड्रेस द शेयर होल्डर्स, वो ऐसे नंबर्स में बात नहीं करते हैं, क्योंकि तो बहुत टाइम जाएगा, 2,50,629, अरे बहुत टाइम जाएगा। दे टॉक इन परसेंटेजेस। परसेंटेज में एक अच्छी बात क्या होती है, एवरीथिंग बिकम्स आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज में मैक्सिमम 100 होता है, मतलब ज़्यादा होता है कभी कभी, बट नॉर्मली आउट ऑफ 100। तो व्हाट आर वी डूइंग, कॉमन साइज का मतलब क्या है, कॉमन लेवल। ये जो 2 बच्चे थे ना, इनको कॉमन लेवल पे लाओ, इनका आउट ऑफ 100 करो, मतलब परसेंटेज ढूंढो, ओके। तो हमको कॉमन साइज में सारे नंबर्स, व्हाट डू आई मीन बाय सारे नंबर्स, ये 4 लाख कितना परसेंटेज है, 12 लाख कितना परसेंटेज है, 2,50,000 कितना परसेंटेज है, 5 लाख कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ढूंढना है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, अबाउ इफ यू कैन सी, अमाउंट ऑफ द गिवन आइटम अपॉन बेस अमाउंट इनटू 100। अच्छा, व्हाट इज अमाउंट ऑफ द गिवन आइटम,
Opening stock is an item, amount is 4 lakh. Purchases is an item, amount is 12 lakh. Wages is an item, 2 lakh 50 is the amount. तो amount is all these individual amount. Base amount सबसे important. Net sales is always taken as base amount. Because जैसे percentage में out of 100 होता है, वैसे ही ये पूरे लिस्ट में मैक्सिमम कौन सा अमाउंट है उसको हम लेते हैं नेट सेल्स. उसको हम कहते हैं कि नेट सेल्स तू बन जा बेस अमाउंट. तो हमने यहाँ पे लिखा बेस अमाउंट. तो बेस अमाउंट का परसेंटेज क्या होता है? 100. वेरी इंपॉर्टेंट. रेवेन्यू स्टेटमेंट, मैंने बैलेंस शीट के बारे में बोला नहीं, वो बाद में बात करेंगे. इस स्टेटमेंट में बेस अमाउंट जो ऊपर है वो हमेशा रहेगा 100. ओके, नेट सेल्स. नेट सेल्स तो हो सकता था कि जो फर्स्ट लाइन है वो सेल्स था, बाद में आता नेट सेल्स, तो चलेगा. जब भी नेट सेल्स आता है वो 100. अभी क्या करूं? देख, 20 लाख रुपया 100 है, ऐसे सोचने का. अच्छा, 20 लाख रुपीस 100%, तो 4 लाख कितना रहेगा परसेंटेज में? 12 लाख कितना रहेगा परसेंटेज में? तो यू आर काइंड ऑफ डूइंग अ मल्टीप्लीकेशन, अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. इफ आई डू फॉर ओपनिंग स्टॉक, then what will I do? Amount of the given item, मतलब 4 lakh, multiply by 100, divide by base amount. Base amount will always be 20 lakh. For this page, it will be 20 lakhs. For all the calculations that I do, मैं सारे amounts को top to bottom percentage में convert कर रहा हूँ. When I do this, what do I get? 20%. Okay, okay. So 4 lakhs in percentage is what? 20%. When I am talking to someone, shareholders, rather than saying 4 lakh, मैं बोलेगा देख, ओपनिंग स्टॉक था ना वो 20% था, परचेसेस था ना वो 50% था, ऑफिस का खर्चा था ना वो 2% था. तो वो थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा कम बड़ा नंबर सामने वाले को समझ में आता है. अदरवाइज इट गेट्स अ लॉट कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन. ओके, द सेम फॉर्मूला ऊपर से लेके नीचे तक सब के लिए करना है. अभी आपके कैलसी पे आप आराम से कर सकते हो. गिवन अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट, गिवन अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय बेस अमाउंट. देयर आर शॉर्टकट्स, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. ओके, जो आपके मैजिक, आपके कैलकुलेटर के ऊपर जादू जैसे लगेगा. राइट नाउ ईमानदारी से करेगी. अच्छा, नेक्स्ट परचेसेस का कर लेते. 12 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लैक्स, यू विल गेट 60%. लिख लेते हैं. नेक्स्ट वेजेस का कर लेते हैं. 2 लाख 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 लैक्स, कितना? 12.5%. आई रिपीट, आई एम नॉट राइटिंग ऑल द रफ वर्क्स क्योंकि नो नीड, यू कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर. आई एम ओनली गिविंग यू ऑल द आंसर्स. अमाउंट इंटू 100 divide by base, amount into 100 divide by base, and that's pretty much it. क्या होता है इससे explanation में काम आता है. मुझे 15 लाख बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका परसेंटेज बोल सकता हूँ. 5 लाख बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका परसेंटेज बोल सकता हूँ. तो परसेंटेज में नॉर्मल जनता को अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है. ओके, लेट्स सी. फैक्ट्री ओवरहेड सेम 12.5. क्लोजिंग स्टॉक, एवरी नंबर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा सारे नंबर्स आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं. ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ व्हाट? सेल्स, क्योंकि सबका जो कंपैरिजन है सेल्स के साथ किया जा रहा है. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा सेल्स का कितना है? वेल 3.75. डेप्रीसिएशन सेल्स का कितना है? 3.25. टोटल कितना है? 7. सेलिंग का खर्चा कितना है? 2.5. ऐसे करके सेल्स की तुलना में, कंपैरिजन में, क्योंकि सेल्स 200 है मैं कितना हूँ, सेल्स 200 है मैं कितना हूँ, तो ऐसा करके हम सब परसेंटेजेस में आंसर ढूंढ रहे हैं. कैलसी पे ये चुटकी बजा के हो जाएगा. ओके, OPBI और उसके बाद में NPBT, NPAT, ये जो परसेंटेजेस है सर अच्छे हैं बुरे हैं, एक्चुअली मैं नहीं बोल सकता. हाँ, मैं बोल सकूँगा जब हमारे पास ये 2 कंपनीज के रहेंगे. कंपनी ए अमेज़ॉन, तेरा ये आंसर है.
फ्लिपकार्ट, तेरा ये आंसर है, चल कंपेयर करते हैं। हाँ, क्यों नहीं कंपेयर कर सकते? क्योंकि दोनों का परसेंटेज आउट ऑफ 100 है, दोनों का परसेंटेज आउट ऑफ 100 है, और आप वो डेफिनेटली कैलकुलेट कर पाओगे। ये हुआ रेवेन्यू स्टेटमेंट। अभी लेट मी शो यू बैलेंस शीट का कैसे करें। ओके, चलो भाई, कभी कभी आपको ओनली रेवेन्यू स्टेटमेंट मिलेगा तो अच्छा है ना, तो कब का सॉल्व हो जाता। मैंने ऐसा प्रॉब्लम लिया जहाँ पे मैं आपको दोनों पढ़ा सकूं, ताकि मैं आपको दोनों का कॉमन साइज दिखा सकूं। ओके, फॉर्मूला इज द सेम, कुछ अलग नहीं है, बट जो बेस होता है ना, क्योंकि वो बेस डिविजन का अमाउंट है, ओके, वो बैलेंस शीट में, इधर थोड़ी नेट सेल्स है। ओके, यू कांट से सर नेट सेल्स ले लो, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे या तो टोटल फंड रेज्ड या तो टोटल फंड एम्प्लॉयड बेस अमाउंट होता है। कोइंसिडेंटली जो टोटल फंड रेज्ड है इन दिस क्वेश्चन एंड टोटल फंड एम्प्लॉयड ऑन द नेक्स्ट पेज, ये दोनों ये क्वेश्चन में 20 lakhs है, मतलब इट इज मैचिंग विद द बेस ऑफ द रेवेन्यू स्टेटमेंट। सर हमेशा ऐसा रहेगा? नो नो नो, रेवेन्यू स्टेटमेंट में बेस इज नेट सेल्स, वो जो भी अमाउंट रहने दो, और बैलेंस शीट में टोटल फंड रेज्ड और टोटल फंड एम्प्लॉयड, मतलब आई विल राइट 100 हियर और ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल राइट 100 हियर। ओके, now let me use, again it's a coincidence that they are the same. Equity share, total fund raised is 20 lakhs, it is 100%. तो इक्विटी शेयर उसका कितना है? वो फॉर्मूला आता है ना, अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई बेस अमाउंट, तो वो कर लो। सो 10 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई बेस अमाउंट 50% लिख लो। ओके, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा, और 25% लिख लेना। टोटल शेयर कैपिटल का टोटल 15 lakhs। एवरी अमाउंट ऊपर से लेके नीचे तक आपको मल्टीप्लाई करना है, डिविजन करना है, और उसका आंसर लिख लेना है। अभी मैंने अगेन एग्जाम्पल्स के लिए 3 दिए हैं। ओके, इसके बाद आप सारा चीज़ कैलसी पे हैंडल कर सकते हो। ये सब आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपको पता करने के लिए कि क्या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 1 lakh इंटू 100 डिवाइड बाई 20 lakh, 4 lakh इंटू 100 डिवाइड बाई 20 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 5 lakh इंटू 100 डिवाइड बाई 20 lakh, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, टोटल, गुडविल एंड फिक्स्ड एसेट। ये अपनी स्पीड पे करना, ओके, बट ध्यान से, स्लोली, हौले हौले, ताकि आपके आंसर्स करेक्ट आ सके। मैं क्योंकि फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व सोल्यूशन है, मैं आपको प्रेजेंट करके और ऑब्वियसली ना उस दौरान एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। हाँ, अपने आप से ये एक था, ऐसे करके देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ कॉमन साइज इन द टेक्स्ट बुक, तो यू कैन ऑब्वियसली एटलीस्ट 6 to 7 तो प्रैक्टिस कर लेना, सो यू गेट गुड एट अंडरस्टैंडिंग। ओके, बिल रिसीवेबल 4%, डेटर 10%, 11% for bank, stock 25% and total current asset 50, provision for tax, ये सब किसका है? ये टोटल का परसेंटेज है कि टोटल जो फंड अभी एम्प्लॉयड है कितना खर्चा किया है, 20 लाख। इसमें से आपने बिल पेएबल पे कितना खर्चा किया, आपने क्रेडिटर पे कितना, या क्रेडिटर कितना मात्रा है, कितना परसेंटेज है, बिल पेएबल कितना परसेंटेज है। ओके, तो यू कम टू नो एग्जैक्टली। हाँ, तो अकॉर्डिंगली व्हेन देयर आर 2 कंपनीज, तो शेयर होल्डर बोलेगा अच्छा मेरे कंपनी का ये परसेंटेज है, वो बाजू वाले कॉम्पिटिटर कंपनी का ये परसेंटेज, चल मैं मैच करता हूँ, ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये ज़्यादा है कि ये कम है। तो उस क्वेश्चंस को वो एनालिसिस अपने से करेगा। अगर हम लोग उसको रॉ डेटा देंगे, रॉ डेटा मैं आपको समझाता हूँ, जब आपका मोबाइल एक फ़ोटो शूट करता है ना, अगर वो आपको रॉ फोटोग्राफ दे, रॉ बराबर, आप बोलोगे यार इसमें मज़ा नहीं आया फोटोग्राफ में, क्योंकि वो रॉ है, उसको आपको कलर ग्रेडिंग, आपको उसमें iOS सब चेंजेस वेंजेस करने, तब जाके। तो मोबाइल वाले क्या बोलते हैं, बट नहीं देने का पब्लिक को रॉ, सब लोग फोटोग्राफर नहीं है, मोबाइल वाले बोलते हैं इसको पूरा एनालाइज कर लो,
और इसका अच्छा ब्यूटी मोड ना चमका के एकदम मस्त क्लीन करके पब्लिक को दे दो, तो आपको दिखता ही नहीं, आप बोलते हो अरे यार ये तो मस्त फोटोग्राफ आया है। तो वो पहले था रॉ, प्रोसेस करके आपको प्रेजेंट किया। तो सिमिलरली द इंफॉर्मेशन हियर इज रॉ फर्स्ट, बट देन पब्लिक के सामने जब प्रेजेंट करते तो उसको प्रोसेस करके प्रेजेंट करते ताकि पब्लिक को समझ में आए। दिस इज हाउ कॉमन साइज इज कैलकुलेटेड। कॉमन साइज मतलब सब आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया जाता है। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे मैं अगेन आपके लिए एक और प्रॉब्लम कॉमन साइज का करूंगा, क्योंकि ये था 1 ईयर कॉमन साइज, कभी कभी 2 ईयर का भी कॉमन साइज आता है, नो प्रॉब्लम, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे जाके कंपैरेटिव आएगा और उसके आगे जाके ट्रेंड एनालिसिस। ये सब चीज में आपको आपके कैलकुलेटर का बहुत बड़ा इस्तेमाल करना है। आई होप आपको कॉमन साइज का कॉन्सेप्ट, उसका रीज़न और उसका कैलकुलेशन का टेक्निक समझ में आ चुका है। अगर आ गया है तो कृपया करके हमारे लेक्चर को आप लाइक ज़रूर कर लीजिए। कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स का उपयोग आप अपने लिए उसके लिए कर सकते हो। अगर आप पुराने हो तो लेक्चर्स के लिंक को दूसरों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये चैनल की जानकारी दूसरे तक भी पहुंच सके। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। जब तक हम दोबारा ना मिले अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।